हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे पीपीएम पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन क्या होता है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो पार्ट पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन इन दोनों को अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पीपीएम पार्ट पर मिलियन। तो हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन है पीपीएम, जिसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। बेटा जो लोग अभी तुरंत चैनल पे नए आए हो वो इससे पहले जाकर के पीछे की देख सकते हैं। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज हमने पूरा डिक्टेट किया है और सोल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम तीसरे लेक्चर पे चलते हैं जो कि पीपीएम है। इसी में भी कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने की एक यूनिट्स होती है जिसे हम पीपीएम बोलते हैं। अब समझिएगा पीपीएम क्या होता है। पीपीएम का मतलब हो गया, हमने पहले ही बोल दिया, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। अब अगर बेटा पार्ट पर मिलियन हम किसी भी चीज को निकालते हैं कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में सोल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं। और एक बात याद रखेंगे, जब भी हम बोलते हैं 1 मिलियन तो मतलब 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6। तो सॉल्यूशन के 10 टू द पावर 6 पार्ट में सोल्यूट का कितना पार्ट अवेलेबल है, जो जिसमें हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है, क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कितना पार्ट प्रेजेंट है, वो कहलाता है पीपीएम। एक अच्छी बात समझने के लिए यहां पर यह याद रखना है कि पीपीएम को हम ग्राम में भी निकाल सकते हैं, हम इसको ml में भी निकाल सकते हैं और इसको ग्राम पर ml में भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने पीछे के तीनों पढ़ाए हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसी तरीके से यहाँ पे ग्राम भी यूज कर सकते हैं, ml भी यूज कर सकते हैं और ग्राम पर ml भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पार्ट हम एक तरह से कहें तो परसेंटेज कंपोजिशन और पीपीएम में डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी बात, क्वेश्चन ये बनता है तो अगर कोई चेंजेस नहीं तो हम पीपीएम का यूज कब करते हैं बेटा, जब कभी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब जब बहुत डाइल्यूटेड होता है, तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, पीपीएम का यूज करते हैं। पीपीएम से कंसंट्रेशन को पता करते हैं। जैसे अगर एयर में इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, हवा में कुछ इंप्यूरिटी है, तो उस इंप्यूरिटी को कैसे निकालोगे। तो एयर चूंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है और उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो भी इंप्यूरिटी होगी, जाहिर सी बात है वो बहुत कम होगी, तो उसको पता करने के हमें पीपीएम यूज करते हैं। अक्सर देखा होगा न्यूज चैनल वगैरह पे, अभी जब दिल्ली में होता है ना, हरियाणा में, वो क्या करते हैं, जब गेहूं या धान काटने के बाद उसको जब जलाते हैं तो उनको जलाने के बाद क्या होता है, ढेर सारा स्मोक निकलता है, तो बार बार दिखाता है प्रदूषण इतना पीपीएम हो चुका है। तो जब कहीं भी प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर में इंप्यूरिटीज बढ़ रही है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, पीपीएम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि पीपीएम का वर्ड तब यूज करते हैं जब कंसंट्रेशन बहुत सोल्यूट का बहुत कम हो और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे रिवर वगैरह हो गया, रिवर में इंप्यूरिटी कितना है तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीपीएम का यूज करते हैं। तो अब ये होता क्या है, तो आप बोल सकते हो, सीधा सा डेफिनेशन में बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे पार्ट ऑफ सोल्यूट, पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कितने में बेटा, प्रेजेंट इन 10 टू दी पावर 6 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के 10 टू दी पावर 6 पार्ट में सोल्यूट के जितने पार्ट प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है। अब इसको मैं फिर से बोल रहा हूं, हम इसको ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एमएल में भी ले सकते हैं, या ग्राम पर एमएल भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मास परसेंटेज पढ़ते हैं वैसे एकदम है। अब यहां पर पीपीएम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो पीपीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पीपीएम इज इक्वल टू हो जाएगा पार्ट ऑफ सोल्यूट, पार्ट ऑफ सोल्यूट। अब ये पार्ट ऑफ सोल्यूट हम यहां नहीं लिख रहे हैं ग्राम या एमएल कुछ भी, अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू दी पावर 6। तो ये समझ में आ गया
कि 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने पार्ट प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, पीपीएम कहलाएगा। दूसरी बात, इन प्लेस ऑफ पार्ट, इन प्लेस ऑफ पार्ट क्या हो सकता है, वी कैन यूज क्या क्या यूज कर सकते हो, मास और वॉल्यूम। हम मास या वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मास भी यूज किया जा सकता है, वॉल्यूम भी यूज किया जा सकता है। तो हम मास और वॉल्यूम का कंबाइंड यूज कर सकते हैं कहां पर, पीपीएम में, और कुछ अलग नहीं है। बाकी सब कुछ, अब कोई बोल देता है कि सॉल्यूशन में पीपीएम जो है वो 3.4 पीपीएम है तो या 30 पीपीएम है, तो इसका मतलब हो गया कि 30 अगर हम इसको सॉल्यूट को सॉलिड में लेते हैं तो 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीपीएम कैलकुलेट किया जाता है। अभी पीपीएम में बहुत कुछ खास नहीं है तो इस पे हम इसको रोकते हैं। अभी हम पीपीएम के बाद तुरंत पहुंचते हैं किस पे, मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो अगला टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। समझिएगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आइए चलिए मोल फ्रैक्शन पे डिस्कस करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है द मोलर रेशियो ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है द मोलर रेशियो ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, मोल फ्रैक्शन। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मोलर रेशियो, मोलर रेशियो ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन is called what, mole fraction. Molar ratio of solute and solvent is called what, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी इतना तो सबको समझ में आता होगा कि मोल कैसे निकालते हैं। यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो किसी भी चीज के मोल को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है। तो मोल को किससे इंडिकेट करते हैं, m से, तो ये हो जाएगा W और ये हो जाएगा m डैश, W अपॉन m डैश से हम इंडिकेट कर ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इतनी बात। अब आपको मान लेते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोलर रेशियो ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या होता है, ये होता है। तो अगर मैं अब रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो याद रखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हाट, काई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। ऐसे लिख सकते हैं CHAI। तो इसको मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये काई से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, भाई दोनों का निकालोगे ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये जो होता है वो इज इक्वल टू कितना होता है, 1 के होता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन चाहिए, अगर आपको किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू 1 आएगी। यानी याद रखना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये इज इक्वल टू होता कितना है, ये होता है 1 के। तो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक। मोल फ्रैक्शन, अच्छा ये दूसरा पॉइंट याद रखिए, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। तो ये भी यूनिटलेस होता है, यानी इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती बेटा, मोल है, मोल से मोल कैंसिल हो जाता है और फिर इसकी नेट रिजल्टेंट में कोई भी यूनिट नहीं बचती, तो ये भी आपका यूनिट लेस होता है, ठीक है।
तो मैं इतनी बात बता चुका आपको, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोलर रेशियो होता है सोल्यूट और सोल्यूशन के बीच में, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में, इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 के होता है, या टोटल सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 के होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि इसका कैसे फॉर्मूला लिखते हैं और कैसे होता है। तो इसको देखिए, अगर मान लीजिए सपोज करिए आपके पास सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, दो सोल्यूट हैं और एक सोल्यूट है और एक कौन है, सॉल्वेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सपोज करिए आपके पास एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग काई, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को n मान लेते हैं। यहां देखिए हम लिख रहे हैं let a solution have a solute and solvent। अब ये तो होते ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल n मान लें एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है, अगर हम उसको कैपिटल N मान लें, तो आप बताओ देन ध्यान सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बन जाएगा, ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया। अब ऐसे ही अगर कोई पूछे एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल इज टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी दोनों ही हाल में नीचे जो होगा वो सेम आएगा। अब हम प्रूफ भी कर सकते हैं, यहां से क्या निकाल सकते हो बेटा, ये तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बात आपको बता दें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो आप ये याद रखेंगे n प्लस कैपिटल N टेंस टू इक्वल ही हो जाएगा किसके, कैपिटल N के। सो आपका फॉर्मूला बन सकता है, सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो सकता है n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, जो कि इक्वल नहीं होगा, जो कि लगभग सिमिलर ही होगा किसके, n अपॉन कैपिटल N के। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनता है। मुझे लगता है मोल फ्रैक्शन में इतनी दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर मास करना होता है। तो अगर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं तो मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए टोटल मोल फ्रैक्शन की इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और आपने क्या समझा कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए।